गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, आप अगर चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही डीसी कॉमिक्स को एक्सप्लेन करता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 3। एपिसोड 3 शुरू होता है। हम आसमान से गिरते हुए एक हरे तारे को देखते हैं जो कि मैग्नस लैंड में जाकर गिरता है, जिसको पास से देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिप्टोनाइट स्टोन है। यहाँ रॉबिन्स इस गिरते हुए हरे तारे या पत्थर के बारे में बैटमैन को इन्फॉर्म करते हैं कि हरे कलर की कोई चीज आसमान से मैग्नस लैंड में जा गिरी है। तो इसके बाद बैटमैन क्वीन लारा से कहता है कि हमें उस हरी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो कि मैग्नस लैंड में जा गिरी है। यहाँ जनरल अमांडा वालर ब्रूस से कहती है कि हम पर अटैक हुआ है और तुम्हें उस चीज की पड़ी है, ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे यहाँ से जाने का। जिसके जवाब में बैटमैन कहता है वो हरी चीज आसमान से आई है, शायद हमें देखना चाहिए कि वो चीज क्या है, और मेरे ऐसा करने से हम शायद कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी को अवॉइड कर सकते हैं। ये सुन के यहाँ कालेल कहता है कि हैं, ये सब भविष्यवाणी एक अंधविश्वास होता है। जिस प्लेनेट से मैं हूँ वहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं होती। पास में ही बैठी हुई हार्ली क्विन कालेल से कहती है तुम ये एग्जाम्पल मत दो, तुम्हारा प्लेनेट पहले ही तबाह हो चुका है। खैर, यहाँ कालेल की बातों से ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि बैटमैन उस हरी चीज या क्रिप्टोनाइट को देखे। खैर, यहाँ क्वीन लारा बैटमैन से कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो, हम तुम्हारे वापस आने का वेट करेंगे और उसके बाद ही हम किंग जॉरेल को दफनाएंगे। इसके बाद बैटमैन और अल्फ्रेड मैग्नस लैंड को जाने लगते हैं जहां पर वो क्रिप्टोनाइट गिरा था। इसके बाद हम पहुंचते हैं मैग्नस लैंड पर जहां वो क्रिप्टोनाइट स्टोन गिरा था। तो यहाँ पर मैग्नस लैंड के कुछ घुड़सवार यहाँ क्रिप्टोनाइट को देखने आए होते हैं, पर यहाँ रास्ते में वो घुड़सवार एक लड़की को देखते हैं। तो एक घुड़सवार उससे पूछता है तुम कौन हो लड़की, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर वो लड़की अपनी पोशाक हटाती है। उस लड़की को देखकर एक घुड़सवार तलवार दिखाते हुए कहता है जाला जोरेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे मैग्नस लैंड पर। जिसके जवाब में जाला उससे कहती है कि अब ये तुम्हारा मैग्नस लैंड नहीं रहेगा। ऐसा कहने के बाद जाला उसकी तलवार को तोड़ देती है और उसके अंदर अपना हाथ घुसा देती है, और इसके बाद जाला बाकी के सभी घुड़सवारों को भी मारना शुरू करती है। यहाँ सभी घुड़सवार अपने हथियारों से जाला पर अटैक करते हैं, पर वो सभी हथियार जाला से टकराने के बाद टूट जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके जाला उन सभी घुड़सवारों को जान से मार देती है। खैर, यहाँ जाला के दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ हम देखते हैं कि जाला का लॉकेट टूटकर यहाँ गिर रहा होता है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं अमेज़न आइलैंड पर जहाँ लोइस लेन क्वीन हिप्पोलिटा को बताती है कि किंग जेफरसन यहाँ अपने जहाज से आ रहे हैं क्योंकि किसी ने उनके बेटे जेकब को मार दिया है। ये सुन के हिप्पोलिटा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर किसने जेकब को मार दिया। जिसके जवाब में लुइस कहती है कि शायद किसी ने किंग जॉरेल के मरने का बदला लिया होगा, पर एक बच्चे को मारना सेंस नहीं बना रहा। इसके बाद लुइस ये भी बताती है कि कुछ घंटों में किंग जेफरसन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो क्वीन हिप्पोलिटा लुइस से कहती है जाओ डायना प्रिंसेस को बुला कर लाओ। कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि किंग जेफरसन के जहाज अमेज़न आइलैंड के किनारे पर पहुँच जाते हैं, और इसके बाद जब किंग जेफरसन अमेज़न आइलैंड पर उतरने वाला ही होता है तब डायना और जनरल फिलिप्स किंग जेफरसन के गले पर तलवार रखकर कहते हैं यहीं रुक जाओ। यहाँ किंग जेफरसन को अमेज़न आइलैंड पर कदम रखने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि अमेज़न आइलैंड का एक रूल है कि इस अमेज़न आइलैंड पर कोई भी मैन अपना कदम नहीं रख सकता। तो यहाँ कॉन्स्टेंटाइन कहता है हमें कोई इंटरनेशनल इशू नहीं चाहिए, शायद आप लोग हमारे जहाज पर आकर बात कर सकते हो। तो इसके बाद हिप्पोलिटा और डायना किंग जेफरसन से उसके जहाज में बात करने पहुंचते हैं। यहाँ किंग जेफरसन कहता है मेरा बेटा बारिश ला सकता था, वो आगे चलकर एक अच्छा किंग बनता, पर मेरे बेटे को मेरे आंखों के सामने मार दिया गया। ये सुन के हिप्पोलिटा दुख जताते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हिप्पोलिटा जेफरसन से पूछती है क्या तुमने ही किंग जॉरेल को मरवाया है। जिसके जवाब में जेफरसन कहता है कि हाँ, मैंने ही किंग जॉरेल को मरवाया है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड पर आने वाले खतरे को इग्नोर नहीं कर सकता। वो इस दुनिया के नहीं हैं, वो एलियंस हैं, और अब मैंने देख भी लिया है वो लोग बहुत ज़्यादा एविल हैं, मैंने उनकी पावर्स भी देख ली हैं। ये सुन के हिप्पोलिटा कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी पावर्स। जिसके जवाब में किंग जेफरसन कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ उसकी जिसने मेरे बेटे को मार दिया, जाला जोरेल।
ये सुनकर डायना चिल्लाते हुए कहती है, जाला वो एक बच्चे को नहीं मार सकती। इसके जवाब में जेफरसन कहता है, पर उसने ही मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेरे बेटे को मारते वक्त हंस रही थी। सो यहाँ डायना जेफरसन से कहती है, उसने तुम्हारे बेटे को ही क्यों मारा, वो अगर चाहती तो तुम्हारे पूरे किंगडम को तबाह कर सकती थी और तुम्हें भी मार सकती थी। ये सुनकर जेफरसन डायना से कहता है, उसने मेरे बेटे को मार दिया और तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। जेफरसन हिप्पोलिता की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, हिप्पोलिता तुम भविष्यवाणी के बारे में जानती हो, वो इस दुनिया के लिए खतरा है और यहाँ तुम्हारी बेटी मुझसे ही सवाल जवाब कर रही है। हिप्पोलिता जेफरसन से कहती है, मेरे आइलैंड पर आकर मुझे ही लेक्चर मत दो, मैं भविष्यवाणी के बारे में जानती हूँ, पर फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता होना एक खतरनाक चीज है। जेफरसन शांति से कहता है, एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, तुम्हें किसी के साथ तो होना ही होगा, या तो तुम वर्ल्ड के साथ हो सकती हो या वर्ल्ड के अगेंस्ट। मेरे किंगडम और तुम्हारे किंगडम ने साथ मिलकर बहुत कुछ किया है, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। यहाँ डायना को जेफरसन की बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, इसलिए वो हिप्पोलिता को जेफरसन का साथ देने के लिए मना करती है, क्योंकि बार में मासूम लोग मारे जाते हैं। पर होता यह है, हिप्पोलिता किंग जेफरसन का साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि हिप्पोलिता को भी कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी के बारे में पता है, जिसमें फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। यहाँ डायना कहती है, ये तो पागलपन है, और ये कहकर डायना यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे जाला जोरेल पर भरोसा है कि वो एक बच्चे को नहीं मार सकती। सो हिप्पोलिता डायना को रोकने की कोशिश भी करती है, पर डायना यहाँ नहीं रुकती। और इसके बाद डायना प्रिंसेस एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर किंगडम ऑफ एल्स की ओर जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं किंग जेफरसन के जहाज को, जो कि अमेज़न आइलैंड से वापस जा रहा होता है। यहाँ किंग जेफरसन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब क्वीन हिप्पोलिता वार में उसका साथ देगी। यहाँ कॉन्स्टेंटाइन कहता है, आपने बहुत अच्छा गेम खेला, हिप्पोलिता अब आपके साथ है, पर डायना प्रिंसेस अब एल्स के साथ होगी, जो कि अमेज़न की सबसे बड़ी वेपन थी। जेफरसन कहता है, डायना प्रिंसेस एल्स की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, उसके जाने से हमें ही फायदा होगा। सो यहाँ कॉन्स्टेंटाइन और जेफरसन की बातों से हम समझ सकते हैं कि किंग जेफरसन के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड को एल फैमिली के अगेंस्ट करना चाहता है और एक जंग शुरू करना चाहता है, जिसमें सभी एल्स फैमिली के लोग मारे जाएं। खैर यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ जाला जोरेल पहुँचती है और जेफरसन से कहती है, तुम अमेज़ोनियन से बात करके आ रहे हो। यहाँ जाला जोरेल को देखकर किंग जेफरसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी लाइटनिंग को समन करता है और जाला से कहता है कि पिछली बार मैं तैयार नहीं था, पर अब मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। ये कहने के बाद जेफरसन एक खतरनाक लाइटनिंग से जाला पर अटैक करता है और इस लाइटनिंग के अटैक से होता यह है, जाला तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है और वहीं समुद्र में जा गिरती है। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन कहता है, क्या किसी ने उसे देखा, क्या वो मर गई। तभी अचानक से होता ही है, जाला किंग जेफरसन के जहाज को चीरते हुए ऊपर की ओर निकलती है और इसके बाद हम देखते हैं जेफरसन का जहाज टूटने की वजह से डूबने लगता है। ये देखकर किंग जेफरसन शिप के बाकी लोगों से कहता है कि जहाज को छोड़कर भागो, वो छोटी बोट से लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी होता ही है, अचानक से जाला जेफरसन की पीठ में एक नुकीली लकड़ी घुसा देती है, जो कि जेफरसन के सीने को चीरते हुए बाहर निकलती है। ऐसा करने के बाद जाला किंग जेफरसन से कहती है, अब और पॉलिटिक्स नहीं, नो मोर किंग्स। यहाँ इतनी सारी तबाही मचाने के बाद जाला यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जहाज पर किंग जेफरसन को धीरे धीरे मरते हुए देखते हैं। मरते समय किंग जेफरसन कॉन्स्टेंटाइन से कहता है, जॉन मेरी बात सुनो, अब अनीसा तुम्हारी क्वीन है, उसकी रक्षा करना और इस दुनिया पर एल्स को कब्जा करने मत देना। ये कहकर किंग जेफरसन की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं मैग्नस लैंड पर, जहां पर आसमान से क्रिप्टोनाइट स्टोन गिरा था। सो यहाँ बैटमैन और अल्फ्रेड पहुंचते हैं, जो क्रिप्टोनाइट स्टोन को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बैटमैन रास्ते में कुछ मरे हुए लोगों को देखता है, तो यहाँ बैटमैन उन मरे हुए लोगों को देखकर कहता है, मैं इन लोगों को जानता हूँ। यहाँ अल्फ्रेड एक लाश को देखकर कहता है, ओ माई गॉड, ये तो मेटल मैन है। इसके बाद इन लाशों की इतनी बुरी हालत देखकर बैटमैन कहता है, लोग कागज की तरह फट जाते हैं। बैटमैन के कहे ये शब्द सेम कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी के शब्द होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी है वो धीरे धीरे सच हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड उस क्रिप्टोनाइट स्टोन के पास पहुंचता है। सो पीछे खड़ा हुआ बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है, तुम मेरे पीछे चला करो, क्या पता वो चीज़ वही हो जिसने इन लोगों को मारा है। अल्फ्रेड उस क्रिप्टोनाइट स्टोन की ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये चीज़ वही है जिसने इन लोगों को मारा है। सो इसके बाद बैटमैन उस गड्ढे में उतरता है और उस क्रिप्टोनाइट को देखकर कहता है, ये क्या चीज़ है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है।
तभी होता ही है, बैटमैन क्रिप्टोनाइट के संपर्क में आने से बेहोश होने लगता है। अल्फ्रेड बैटमैन को बेहोश होते देख उस क्रिप्टोनाइट स्टोन को दूर फेंक देता है। इसके बाद बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है, उस पत्थर से तुम्हें भी कुछ हो रहा है? अल्फ्रेड कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। सो बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है कि मुझे लगता है वो पत्थर मुझे इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि मैं कोई और हूँ। अल्फ्रेड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अल्फ्रेड ये सुन के कहता है, माय सन, मैं जानता हूँ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तुम किंग जॉर-एल के बेटे हो, पर अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने वाला हूँ। सो यहाँ हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड को पता है कि ब्रूस के पास क्रिप्टोनियंस पावर हैं और वो किंग जॉर-एल का बेटा है। सो यहाँ अल्फ्रेड ब्रूस को उसकी पूरी सच्चाई बताने वाला है। खैर यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम ब्रूस की क्रिप्टोनियन होने की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं इस कॉमिक के नेक्स्ट एपिसोड में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।